नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र से बनने वाले अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उनकी परीक्षाओं में यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं, महामैराथन रिवीजन क्लास ये एक ऐसी क्लास होती है जिसमें उन प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो कि परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं कहीं ना कहीं पे। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आप हैं, जैसे कि आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय में, जैसे कि आप राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, MJPRU बरेली, ठीक है, BU झांसी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, या ऐसे और कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा, उन सभी में एक प्रकार से यह लेक्चर पूर्ण रूप से वैध है। ठीक है, तो ये आपको बता दूं कि जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है सभी का सिलेबस सेम है, तो उन सभी सिलेबस के लिए एक प्रकार से लेक्चर आपको देखना पड़ेगा और यही आपको पढ़ना पड़ता है। दूसरे पेपर में बेसिकली क्या पढ़ना पड़ता है आपको? भारत में पुरातत्व, पूरा लेख, लिपि और मुद्राओं के बारे में, आपके पेपर नंबर 2 का नाम है। इसको लेकर के आपके लगातार कमेंट आ रहे थे। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आपका यह एक प्रकार से बड़ा प्रश्न आ चुका है भाई। देखिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, सब कुछ आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। पुरातत्व का उद्देश्य बताइए। देखिए पुरातत्व के निम्न उद्देश्य बताए जा सकते हैं। जैसे पहला उद्देश्य क्या है? अतीत के गर्भ में विलुप्त संस्कृतियों का अध्ययन तथा आदिकालीन और प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना सबसे पहला काम होता है पुरातत्व का। या सबसे पहला उद्देश्य होता है क्या कि जो चीज़ें एक प्रकार से या जिन समय काल के बारे में हमको जानकारी लिखित साक्ष्य में नहीं मिली है, यानी लिखित साक्ष्य में जहाँ से हमको जानकारी नहीं मिली है, उन साक्ष्यों को एक प्रकार से, लिखित साक्ष्य अगर मिला है, कोई पुस्तक मिल गई किसी इतिहास के बारे में, तो हम लिख देंगे हाँ कि ये पुस्तक है भाई, इस पुस्तक में लिखा है तो उस समय का इतिहास ऐसा रहा होगा। लेकिन जब कोई लिखा पढ़ा चीज़ें नहीं मिली है तो हमको किस पर डिपेंड होना पड़ेगा? पुरातात्विक साक्ष्यों पर। पुरातात्विक साक्ष्य क्या? जैसे कि सिक्का जो होते, सिक्काओं पर, मुद्राओं पर, ठीक है, इसके अलावा स्मारक पर, या एक प्रकार से जो वहाँ की एक प्रकार से बोलते हैं जो स्मारक है, जो एक प्रकार से लेख वगैरह उत्कीर्ण करवाए गए प्रस्तरों में, ठीक है, उन सभी पर डिपेंड होना पड़ता है। या वहाँ के जो चूर्ण या वहाँ के पत्थर वगैरह मिल जाते हैं, उसकी कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा उसकी एज निकाली जाती है, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक प्रकार से जो आदिकालीन या प्राग ऐतिहासिक, जिसको देखिए प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, 3 प्रकार का इतिहास होता है। जो आद्य ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक होता है, इसमें एक प्रकार से जो चीज़ें, मतलब कि कुछ में तो लिखी पढ़ी चीज़ें मिली नहीं, कुछ में मिली तो उनको पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन जो ऐतिहासिक काल है वहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले हैं, तो ऐतिहासिक काल के बारे में भी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से तो मिलती ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं आद्य ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक काल के लिए। ठीक है, चले, तो सबसे पहली बात यही। दूसरा उद्देश्य होता है, अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्राचीन स्थानों का पता लगाना, उत्खनन करके प्राप्त अवशेषों का अध्ययन करना, जिससे संस्कृति की किन्हीं विशेषताओं का स्पष्टीकरण किया जा सके। यानी जो विशेषता एक प्रकार से प्रागैतिहासिक या आदिकालीन जो संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों को खोज करने के उद्देश्य से उस किसी एरिया की खुदाई करना, वहां पर जा करके पूरा स्ट्रक्चर देखना कि वजह से सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, तो ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हुई, यानी कि ASI के द्वारा हुई। ठीक है, क्लियर, यानी कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा होती है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। इसके अलावा तीसरा, ऐतिहासिक तथा प्राग ऐतिहासिक मानव सभ्यता के इन दोनों युगों में पनपने वाली विभिन्न संस्कृतियां, जो कल्चर्स एक प्रकार से रहे हैं, उन कल्चर्स का पता लगा करके, उन संस्कृतियों का पता लगा करके उनका विवरण प्रस्तुत करना भी एक प्रकार से पुरातत्व का उद्देश्य रहा है। इसके अलावा चौथा उद्देश्य में आप लिखेंगे महोदय कि पुरातत्व, यानी कि जो आर्कोलॉजी या एक प्रकार से जो पुरातत्व होता है, इसका उद्देश्य केवल प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करना ही नहीं होता कि केवल प्राचीन अवशेषों का अध्ययन किया जाए, बल्कि पुरातत्व का एक उद्देश्य होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है? प्राचीन अवशेषों को अपनी लक्ष्य पूर्ति का साधन बनाना। यानी एक प्रकार से कभी कभी क्या होता है, पुरातत्व के माध्यम से ही हम एक प्रकार से अपने एक प्रकार से आपूर्ति का साधन बनाते हैं। आपूर्ति मतलब कि क्या, जो हमारी लक्ष्य होते हैं उनके लक्ष्य की पूर्ति में भी एक प्रकार से जो हम चाह रहे होते हैं उसकी पूर्ति करने में एक प्रकार से ये पुरातत्व जो होता है हमारी बहुत मदद करता है। पांचवा विशेषता इसकी ये है, पांचवी उद्देश्य ये है कि प्राचीन भारत या प्राचीन मानव जिस अवस्था में जीवन व्यतीत करता था,
कैसा विचार उसका था, कार्य कैसे करता था कोई, उसको मूर्त रूप प्रदान करना भी पुरातत्व का एक प्रकार से मतलब होता है, पुरातत्व का उद्देश्य होता है। यानी कि प्राचीन भारत में मनुष्य जो था उसका क्रियाकलाप कैसा था, कैसा रहन सहन था, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था, सब कुछ के बारे में जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पुरातात्विक अतीत के गर्भ में लुप्त संस्कृतियों के निर्माताओं के जीवन संबंधी विविध पक्षों का यथासंभव विवरण प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर के आप देखते हैं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जाने, किसके द्वारा जाने, पुरातत्व के ही द्वारा जाने हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, लोथल, मोहनजोदड़ो, तमाम प्रकार की चीज़ें निकली, वहाँ से तमाम मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तमाम स्मारक प्राप्त हुए हैं। देखिए विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है, कहीं से एक प्रकार से खेती के अवशेष मिले, कहीं से कुछ मिला, कहीं से मूर्ति मिली, तो अलग अलग जगहों से एक प्रकार चीज़ें मिली। आप देखते हैं वहाँ के, हम कैसे क्यों कह देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की रोडें जो होती थी, यानी कि जो सड़कें होती थी एक दूसरों पर, मतलब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, वहाँ की नालियाँ ढकी होती थी, क्योंकि वैसा स्ट्रक्चर हमको मिला नीचे जब खुदाई हुई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका कई उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुरातत्व शास्त्री उत्खनन करता है, यानी खुदाई करता है, क्योंकि धरती के गर्भ में लुप्त प्राचीन अवशेषों को प्रकाश में लाना उत्खनन के अभाव में संभव नहीं है। यानी कि जो चीज़ें पृथ्वी के नीचे दबी हुई हैं उनको एक प्रकार से उत्खनन की क्रिया के द्वारा हम बाहर लाते हैं, और पुरातत्व एक प्रकार से उन उत्खनन जो हमको वस्तुएं मिलती हैं उन वस्तुओं की जाँच करता है, उन वस्तुओं के बारे में पता लगाता है, उनकी एज निकालता है कि कितने वर्ष पुरानी है, किस समय की है, किन किन चीज़ों से बनी है, वो कैसे आई, कैसे रही होंगी, उसके आधार पर वहाँ एक कहानी बनाते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। तो एक प्रकार से एज्यूमनेस, मतलब कि एज्यूम भी करते हैं कुछ। क्रॉकफोर्ड कहते हैं कि पुरातत्व का उद्देश्य इतिहास का दिग्दर्शन ना होकर के इसका निर्माण है, और इसे पेट्रो ने कर दिखाया, ठीक है। प्राचीन वस्तुओं का लेखा जोखा रखने का निर्माण पुरातत्व ही करता है। यानी एक प्रकार से यह केवल इतिहास का दिग्दर्शन नहीं होता कि इतिहास को बता देना पुरातत्व का मतलब हो गया, इतिहास का निर्माण करना होता है। क्योंकि इतिहास जो लुप्त हो गया है, उस लुप्त हुए इतिहास को, जो कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, उस इतिहास को लाने, प्रकाश में लाने का काम यही करता है। कौन करता है? पुरातत्व करता है। तो पुरातत्व का उद्देश्य ये सब होता है। दीर्घ उत्तरीय में आपसे प्रश्न पूछेगा, आप आसानी से इसको लिख पाइएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका महोदय। प्रश्न आप देखेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। चले, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, इतिहास और पुरातत्व में क्या अंतर होता है, इतिहास और पुरातत्व क्या होते हैं। देखिए कई अंतर है। पहला अंतर है, इतिहास पुरातत्व का एक अंग होता है। इतिहास क्या है? पुरातत्व का एक अंग होता है। क्लियर? पुरातत्व का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इतिहास का क्षेत्र जो है सीमित होता है। यानी इतिहास जो है अपने आप में सीमित दायरे में है, जबकि पुरातत्व जो है वो असीमित दायरा है, उसका कोई एक प्रकार से क्षेत्र फिक्स नहीं है। पुरातत्व में पूर्णता है, जबकि इतिहास एकांगी विचारधारा है। यानी इतिहास एकांगी होता है और जो ये पुरातत्व होता है ये क्या होता है? पूर्ण होता है अपने आप में। यानी इतिहास से बहुत बड़ा होता है पुरातत्व। पुरातत्व का एक अंग होता है इतिहास। इतिहास तो केवल राजनीतिक गतिविधियों पर ही प्रकाश डालता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसीलिए जब आप इतिहास पढ़ते हो तो उसमें केवल मेडिवल जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजाओं महाराजाओं के युद्ध वगैरह यही सब पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन जो पुरातत्व होता है बेटा, पुरातत्व कब पढ़ते हैं आप? एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पुरातत्व, आर्कोलॉजी सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो यह एक प्रकार से बहुत बड़ा स्रोत होता है, तो इसकी गतिविधियों पर प्रकाश डालता है। लेकिन पुरातत्व किसी स्थान की संस्कृति के जन्म, कि वहाँ की संस्कृति से मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता आई उसका जन्म कैसे हुआ, उसका उत्थान कैसे हुआ और उसका पतन कैसे हुआ, उसकी पूरी कहानी गढ़ने में एक प्रकार से माहिर है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के एग्जैक्ट जानकारी किसी को नहीं पता है, इसके बारे में अभी भी जानकारी का अभाव है, वैज्ञानिकों में मतभेद है। बट फिर भी जो पुरातत्व है उसके अकॉर्डिंग जो उसके साक्ष्य मिले हैं, उस साक्ष्यों के आधार पर एक लंबी चौड़ी कहानी गढ़ी जा सकती है। यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो नाम की मूवी भी बन चुकी है इस चीज़ों पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही, जिससे हम स्थान विशेष की जानकारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदि सभी दृष्टियों से प्राप्त करते हैं। दूसरी बात, इतिहास का काल सीमित है, लेकिन पुरातत्व की परिधि में काल की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यानी कि ये एक प्रकार से इतिहास तो फिक्स है कि हाँ भाई 2500 वर्ष से पहले से लेकर के अब तक इतिहास है, या उससे पहले एक हम कालक्रम सीमा फिक्स कर देते इतिहास ये है। लेकिन पुरातत्व की कोई सीमा नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। इसका समय निर्धारण करना अगर कोई करे तो मूर्ख होगा। यानी पुरातत्व का एक प्रकार से कोई सीमा ही नहीं है। क्लियर? यह बात आप ध्यान रखेंगे।
तीसरा अंतर ये है कि इतिहासकार का अध्ययन किसी स्थान विशेष पर ही केंद्रित होता है। एक इतिहासकार जो होता है वह किसी स्थान विशेष का ही अध्ययन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा स्थान जो किसी सभ्यता विशेष का केंद्र रहा हो। इस प्रकार वह पुराने सभ्यता केंद्रों का इतिहास होता है इतिहास, ठीक है। जैसे कि रोम में एथेंस तथा भारत में मगध राज्यों की ही प्रधानता रही, तो इसी पर ही इतिहास केंद्रित रहेगा। इतिहास केवल उन्हीं का लिखा जाता है जो एक प्रकार से फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रदेश से मगध साम्राज्य जो है भारत में बड़ा फेमस रहा और एथेंस जो रोम में बड़ा फेमस रहा, तो इनका इतिहास लिखा गया। लेकिन पुरातत्व जो होता है महोदय, इसका उद्देश्य होता है जन जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना, यानी जनता का आर्थिक स्ट्रक्चर कैसा था, सामाजिक जीवन उनका कैसा व्यतीत हो रहा था, उनका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, सब कुछ बताने का प्रयास जो है ये पुरातत्व ही करता है। अतएव सभ्यता के अवशेष जहाँ जिस किसी भी रूप में प्राप्त होते हैं उनका समुचित अध्ययन एक प्रकार से किया जाता है पुरातत्व में। इसीलिए आपको बहुत सारे बच्चों ने हमसे कमेंट किया, गुरुजी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है? तो वही डिफरेंस होता है जो पुरातत्व और इतिहास में होता है। इतिहास जो होता है वो आप मध्यकालीन इतिहास में इतिहास पढ़ेंगे और पुरातत्व में एक प्रकार से आप एंशिएंट इतिहास पढ़ेंगे, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। कहने का मतलब समझ गए ना मेरे? यानी एक प्रकार से अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे या पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब की वर्ड पढ़ेंगे। लेकिन जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप मूर्ति बनाने की कला से लेकर के और भवन बनाने निर्माण तक सब कुछ आप पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो ये जो पुरातत्व होता है असीमित होता है, इसी वजह से इतिहास को दो सब्जेक्ट में डिवाइड करना पड़ा, चूंकि इतिहास की कोई सीमा मतलब इतिहास तो सीमित हो सकता है लेकिन जो एंशिएंट हिस्ट्री वाली सीमा वो सीमित नहीं है। इसी वजह से एंशिएंट हिस्ट्री को अलग कर दिया गया एक सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। इस वजह से इसको अलग पढ़ाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों को पीडीएफ प्राप्त करना है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 9161 93 60 62 पर एसएमएस करके, ठीक है। इस नंबर पर आप एसएमएस करेंगे। सभी सब्जेक्ट का आपका जो दोनों सब्जेक्ट है दोनों सब्जेक्ट के दोनों पेपर का मिल जाएगा। अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा बेटा। आपके पास एक प्रकार से एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ पे कर देने होंगे। उसमें आपको 2 मेजर सब्जेक्ट जो आपके हैं और एक आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट है, उन तीनों का एक प्रकार से तैयारी विधौत हो जाएगी। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल एविडेंस जो को करिकुलर है बड़ा हार्ड है, उसका सॉल्व पेपर जो है कई विश्वविद्यालयों के और मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों को जुड़ना है फटाफट से हमारे साथ जुड़ करके मतलब कि हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। बहुत आसानी से चीज़ें आपके समझ में आएंगी, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइएगा। 9161 93 60 62 पर एसएमएस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। यही सब क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आने वाले हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। चले, ये अभी तक आपके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में टाइप के क्वेश्चंस थे। अब आपके आते लघु उत्तरीय क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे। क्या सिक्के के आर्थिक स्थिति के सूचक है? सिक्के आर्थिक स्थिति के सूचक है, स्पष्ट कीजिए। देखिए मुद्राओं के आधार पर आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान होता है। जैसे मुद्रा जहाँ पर जितना ज़्यादा मिली वहाँ का स्ट्रक्चर या आर्थिक मामले में ज़्यादा लोग महत्वपूर्ण थे। मुद्राओं में मिलावट को देख करके तत्कालीन सिक्कों के खोटेपन का परिचय मिलता है। अगर मुद्राओं की धातुओं में मिलावट है तो लगता था कि हाँ भाई ये एक प्रकार से सभ्यता पिछड़ी रही होगी। यदि किसी राजा के सिक्के एक ही धातु के पहले अधिक वजन के और बाद में हल्के वजन के बनने लगे, या स्वर्ण की जगह रजत यानी कि तांबे के या एक प्रकार चांदी के बनने लगे, तो इस आधार पर उस काल की आर्थिक स्थिति का ज्ञान लग जाता है कि पहले सोने के थे यानी पहले अमीर रहा होगा, फिर जैसे जैसे घटा होगा चांदी का बना फिर और गरीब हुआ होगा, फिर रजत मतलब कि एक प्रकार से तांबे का बना फिर और गरीब हो गया होगा। इस तरीके से एक प्रकार से उसकी आर्थिक स्थिति का भी पता सिक्कों के माध्यम से हम लगा सकते हैं, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो सिक्के आर्थिक स्थिति के सूचक हैं, बिल्कुल सिक्कों के द्वारा हम किसी भी सभ्यता के इतिहास के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। सिक्के हमें राजवंशों से परिचित कराते हैं? बिल्कुल कराते हैं, स्पष्ट करें। देखिए किसी वंश में कितने शासक हुए हैं इसका पता कभी कभी सिक्कों से आसानी से लग जाता है, क्योंकि एक ही राजवंश के सिक्कों में प्रायः एक रूपता दिखती है, यानी एक ही वंश में सिक्के जो होते हैं एक जैसे चलते हैं, लेकिन जब बस वंश अलग होता है तो सिक्कों का भी एक प्रकार से चेंजमेंट हो जाता है। सिक्कों के आधार पर ही कौशाम्बी के 9 राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। तो कौशाम्बी के 9 राजाओं के बारे में सिक्कों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। एक उदाहरण के माध्यम से आप लिख सकते हैं, आपको 2 नंबर बढ़िया से मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया। आहत सिक्का किसे कहते हैं? आहत सिक्का,
आहत मुद्रा या आहत सिक्का की संज्ञा का प्रयोग आमतौर पर उन प्राचीन भारतीय सिक्कों के लिए किया जाता है महोदय जो वास्तव में विभिन्न आकारों के होते हैं, उनका आकार निश्चित नहीं होता है, विभिन्न माप के होते हैं, उनका वजन भी फिक्स नहीं होता है, उनके तौल के धातु के टुकड़े हैं जिन पर एक या अधिक प्रतीक चिन्ह मुद्रित हैं, यानी सिक्के होते थे, कभी गोला टाइप के भी हो सकते हैं, चौड़े टाइप के भी हो सकते हैं, उबड़ खाबड़ भी हो सकते हैं, और उस पर एक चित्रकारी होगी सिक्के पर। ये एक प्रकार से आहत सिक्कों की एक प्रकार से विशेषता रही है और इनके भार अलग अलग होते थे। इस तरीके के ये होते थे आहत सिक्के। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न, आहत मुद्रा निर्माण की विधि बताएं। देखिए, सिक्के बनाने के लिए धातु को खूब पहले गर्म किया जाता था। किसी भी धातु का सिक्का बनाना सबसे पहले उसको गर्म करो खूब दबा के, फिर उसके बाद में उसे पीटो बढ़िया हथौड़ा से लेकर के, एक निश्चित आकार उसको में दे दो सिक्कों को, यानी कि उसको पीट पीट करके उसको एक आकार बना दो। ठीक है, यानी कि एक चाहे गोलाकार बनाना है या लंबा बनाना है, चौड़ा बनाना है, आयताकार, वर्गाकार, कैसे बनाना आप पे डिपेंड करता है। और तदंतर उस पर मुद्रा चिन्ह अंकित कर दो, यानी जो चिन्ह होता था उसी पर, चूंकि जब गर्म में रहेगा उसी पे आकार दिया, उसके बाद में फिर जो मोहर था वो मोहर लगा दी, छप गया सिक्का, फेटो उधर बना। ठीक है, इस तरीके से सिक्के बनते थे। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त जो कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसने कितने प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए थे? तो देखिए, इसने समुद्रगुप्त ने कई प्रकार के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति, जो जिसको हरिशेन ने लिखा, ये एक प्रकार से बड़ा फेमस शासक है। प्रयाग प्रशस्ति में इसके युद्धों के बारे में पूरा वर्णन दिया गया है। समुद्रगुप्त एक प्रकार से एक भी युद्ध हारा नहीं आज तक। इसके कई प्रकार के सिक्के इसने चलाए, जैसे गरुण प्रकार के सिक्के, परशु प्रकार के सिक्के, अश्वमेध प्रकार के सिक्के, व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के और बीड़ावादन प्रकार के सिक्के। यानी इनके सिक्कों पर कहीं पर गरुड़ चिन्ह, कहीं पर परशु चिन्ह, कहीं पर अश्वमेध, कहीं पर व्याघ्र हनन का चित्र है, कहीं पर बीड़ा वादन का चिन्ह आपको मिलेगा। इस तरीके से समुद्रगुप्त के सिक्कों पर इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी। बेसिकली गुप्त काल जो रहा सिक्कों को लेकर के बड़ा एक प्रकार से प्रभावी रहा है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों का श्री गणेश किसने किया था? तो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों का श्री गणेश चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था बेटा? चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण सिक्कों का प्रयोग सबसे पहले किया गुप्त काल में। अगला प्रश्न आ चुका है, राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्के किस गुप्तकालीन राजा के हैं? तो चंद्रगुप्त प्रथम के ही है राजा रानी प्रकार के सिक्के। राजा रानी की फोटो लगी होती थी उस पर। अगला प्रश्न, राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्कों की विशेषताएं बताएं। तो इस मुद्रा पर सिंह वाहिनी देवी की आकृति अंकित है और लिच्छव लेख खुदा हुआ है, लिच्छवियों का लेख खुदा हुआ है। इससे प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित लिच्छवी तथा गुप्त नरेश के वैवाहिक यानी लिच्छवी दौहित्र भी आप देखते हैं। लिच्छवियों की राजकुमारी और एक प्रकार से गुप्त नरेश के वैवाहिक संबंध की एक प्रकार से वार्ता पुष्ट होती है, यानी कि राजा रानी रानी लिच्छवियों की और नरेश जो थे राजा जो होते थे वो गुप्तों के, राजा और रानी की सिक्के इसलिए चलाए गए क्योंकि एक प्रकार से इससे पता लगता था कि हाँ इसकी जो है शादी लिच्छवियों की राजकुमारियों ने मतलब लिच्छवी लोगों ने इससे शादी करी थी। ठीक है, इस वजह से इस सिक्कों को चलाया गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, समुद्रगुप्त के बीड़ावादन प्रकार के सिक्के मतलब स्वर्ण सिक्कों की विशेषताएं बताएं। देखिए, मुख्य भाग पर सबसे पहला जो मुख्य भाग होता है इस सिक्कों का, उस पर बीड़ा बजाते हुए राजा की आकृति तथा मुद्रा लेख कुछ लिखा हुआ है और पृष्ठ भाग पर इसके पीछे भाग पर हाथ में कारण कोपिल मतलब कि कारण कोपिल लिए हुए लक्ष्मी जी की आकृति इस पर बनाई गई है। तो ये था बीड़ावादन प्रकार का सिक्का। अगला प्रश्न है, अभिलेखों के 4 प्रकार बताएं। देखिए, अभिलेख बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है व्यापारिक अभिलेख जो व्यापार से रिलेटेड होता है। दूसरा होता है तांत्रिक अभिलेख जिसमें तंत्र मंत्र लिखे रहते हैं। तीसरा होता है धार्मिक और शिक्षात्मक अभिलेख जिसमें एक प्रकार से कुछ जानकारी देने के लिए लोगों को खुदवाया जाता था। और चौथा होता है शासन संबंधी, यानी कोई नियम कायदे हैं जिनको लिखना है कि भाई ये नियम है, अगर इसका उल्लंघन करेंगे आपको दंड मिलेगा। राजा जो है खुदवाते थे सब नियम। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अभिलेख 4 प्रकार के होते थे। प्रयाग प्रशस्ति के सृजनकर्ता कौन है? तो हरिशेन है। प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में बताती है? गुप्त काल के बारे में, बेसिकली समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चित्रित धूसर पात्र परंपरा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? चित्रित माने चित्र उस पर बना हुआ, धूसर माने एक प्रकार से थोड़ा सा धूसर टाइप का, और पात्र माने कोई बर्तन। ठीक है, तो चित्रित धूसर मृदभांड या पात्र, मृदभांड माने मिट्टी का बर्तन। तो चित्रित धूसर पात्र परंपरा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती करना यानी कृषि करना। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मृदभांड का विस्तार क्षेत्र बताइए। देखिए, भौतिक मृदभांड परंपरा का प्रसार था पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मुख्य रूप से मिलता है, जहां पर एक प्रकार से भौतिक मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन रहा। भौतिक मृदभांड कालक्रम मतलब कि कालक्रम क्या रहा है? भौतिक मृदभांड का कालक्रम 13वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग निश्चित किया गया है विद्वानों के द्वारा। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि ईसा के 1300 या 1200 या 1100 एक प्रकार शताब्दी मतलब कि 100 वर्ष पहले की एक प्रकार से परंपरा जो रही है यही रही है।
अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? अशोक के अभिलेखों की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि बेटा? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका, गुप्तकालीन अभिलेखों के नाम लिखिए। प्रयाग स्तंभ लेख, महरौली स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, भितरी स्तंभ लेख और सांची स्तंभ लेख। ये सब किसके गुप्त काल के अभिलेखों के नाम कौन कौन से हैं? प्रयाग स्तंभ लेख, महरौली स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख और भितरी स्तंभ लेख, इसके अलावा सांची लेख। ये सब गुप्त काल के बारे में जानकारी देने वाले अभिलेख हैं, लिख लीजिएगा इनको। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है, लेखन सामग्रियों के नाम लिखिए। यानी किसी भी चीज़ पर लिखने से पहले प्राचीन काल में क्या करते थे? देखिए, भोजपत्र पर लिखते थे, भूर्जपत्र, या जिसको आप भोजपत्र कहते हैं। ताड़ के पत्तों पर लिखते थे, सूती कपड़ों पर लिखा जाता था, स्याही और कागज का भी प्रयोग धीरे धीरे करके बाद में होने लगा था। ठीक है, तो इस तरीके से प्राचीन काल में लेखन सामग्री कुछ इस तरीके से हुआ करती थी। लेखन के संदर्भ में अक्षारिका शब्द किस साहित्य में से प्राप्त होता है? तो लेखन के संदर्भ में अक्षारिका शब्द जो है वो एक प्रकार से बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका बौद्ध साहित्य में। अगला प्रश्न, पाणिनि की अष्टाध्यायी में लेखन कला के लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हैं? तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि की एक पुस्तक है, उसका नाम अष्टाध्यायी उनका ग्रंथ है। तो उनमें लिपि और लिवि का, ठीक है, लिपिकार का, यूनानी, ग्रंथ और स्वरित, इन सभी लेखन कला के लिए एक प्रकार से शब्द का प्रयोग लेखन कला के लिए लिपि और लिवि, लिपिकार, यूनानी, ग्रंथ, स्वरित, इन सभी का प्रयोग जो है लेखन कला के लिए किया गया है। ठीक है, अच्छा, भोजपत्र क्या है? भोजपत्र क्या होता था बेटा? पहले भोजपत्र जो होता था, भारत में लोग भूर्जपत्र पर लिखते थे, भूर्जपत्र या इसी को भोजपत्र के नाम से जानते हैं। तो ये भोजपत्र के वृक्ष जो पाए जाते हैं हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, ये वृक्ष पाए जाते हैं और इन्हीं वृक्षों के एक प्रकार से पत्तों पर लिखा जाता था। ठीक है, तो वही था भोजपत्र। अगला क्वेश्चन आ चुका है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के लेखों की लिपि क्या है? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के लेखों की लिपि खारोष्ठी लिपि है। ठीक है, खारोष्ठी लिपि। आपको बता दूं, भोजपत्र हमारे घर पर आज भी रखा हुआ है, हमारे पिताजी। अच्छा, जितने भी तंत्र मंत्र जो बनाए जाते हैं भोजपत्र पर ही लिख करके बनाए जाते हैं। तो पंडितों के यहाँ बेसिकली जो है ये भोजपत्र आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चले अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त के अभिलेखों के नाम लिखिए। स्कंदगुप्त एक नाटक है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा, पढ़िएगा तो बड़ी जानकारी मिलेगी इससे। देखिए, स्कंदगुप्त के अभिलेखों के नाम में जैसे जूनागढ़ का अभिलेख है, भितरी लेख है, काहोम अभिलेख है, सुप्रिया अभिलेख है, सुपिया, इंदौर अभिलेख, ये सब अभिलेख स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन से, मुद्रा किसे कहते हैं? बताएं, मुद्रा किसे कहते हैं बेटा? सिक्का या मुद्रा किसे कहते हैं? तो सिक्का उसे कहते हैं जिसका आकार, प्रकार और तौल सुनिश्चित हो और उसे जारी करने वाले अधिकारी ने उस पर अधिकृत रूप से अपनी मुहर लगा दी हो। तो एक मुहर लगा, एक ऐसी आकृति वाला धातु जिस पर एक प्रकार से किसी राजा की मुहर लगी हो, जिस पर वैधानिक रूप से उसी का अधिकार हो, ठीक है, और किसी राज्य विशेष में चलती हो। भारत में सिक्कों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में सिक्कों का निर्माण ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म से लगभग 500-600 साल पहले सिक्कों का विकास हो रहा था। अगला प्रश्न, जेम्स प्रिंसप के अनुसार भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? जेम्स प्रिंसप एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि भारत में सिक्कों का प्रचलन यूनानी आक्रमण के पश्चात हुआ, यानी जब यूनान लोगों ने आक्रमण किया उसके बाद में फिर सिक्कों का प्रचलन भारत में चलने लगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय आ चुका है, लघु उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन। चले, प्रश्न आ चुका भैया। प्रश्न क्या है? प्रश्न, उत्खनन दल की विशेषताएं बताइए। उत्खनन दल की विशेषताएं बताएं भैया। देखिए, पुरातत्व में उत्खनन के समय ही सभी साक्ष्यों को सुरक्षित करना होता है। उत्खनन के लिए इसीलिए तमाम एक दल बनता है, एक ग्रुप बनता है, जो दल एक प्रकार से उत्खनन के काम में लगा हुआ होता है। तो चूंकि बड़ा काम होता है, तो एक बार किसी भी साक्ष्य के नष्ट हो जाने पर पुनः उसी प्रकार के साक्ष्य प्राप्ति की संभावना कम रहती है। इस वजह से दल के सभी विशेषज्ञों का चुनाव सावधानी से करना होता है। दल के सदस्यों एवं विशेषज्ञों की आवश्यकता पूरा स्थल के प्रकार और मतलब प्रकार पर आधारित होती है।
इनमें कुछ सदस्यों की आवश्यकता हमेशा पूरा स्थल पर रहती है, यानी जो वहाँ पर रह करके देखते सुनते हैं, ठीक है। मतलब एक लोगों का समूह जो उत्खनन कार्य करता है, जो पुरातत्व से संबंधित है, जिनमें एक निदेशक होता है, डायरेक्टर, यानी जो सबको बताता है कि क्या करना है, किसको क्या करना है। एक उप निदेशक होता है जो एक प्रकार से डिप्टी डायरेक्टर होता है, जो कि एक प्रकार से निर्देशक के उपदेशों का पालन करवाता है लोगों से। एक निखात पर्यवेक्षक होता है जो एक प्रकार से देखता रहता है, सभी पर नज़र रखता है कि कौन कैसे काम कर रहा है। मृदभांड सहायक होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मिट्टी के बर्तन है उनको, एक प्रकार से मिट्टी के जो पात्र हैं उनको देखने का काम करता है। एक फोटोग्राफर होता है जो एक प्रकार से फ़ोटो लेता रहता है, हर एक साक्ष्यों का अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग जो है पोज में जाकर के फ़ोटो लेता है। एक सर्वेवियर होता है, एक ड्राफ्टमैन होता है, ठीक है। ड्राफ्ट मतलब कि एक उसका स्ट्रक्चर तुरंत बना देगा, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के लोग होते हैं जो एक प्रकार से तमाम प्रकार के कामों में बिजी रहते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर अन्य विशेषज्ञों की आवश्यकता उस समय पड़ती है, जैसे कि जब आप पुलिस वालों के कोई पकड़ने जाते हैं तो एक टीम होती है, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में एक टीम जाती है, तो कोई कंप्यूटर में माहिर होता है, कोई मारपीट करने में माहिर होता है, कोई गोली चलाने में माहिर होता है, कोई किसी की बुद्धि बहुत काम करती है। तो इस तरीके से कई लोगों को मिला करके एक दल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे STF का गठन जब किया गया था तो इसी प्रकार के विद्वानों को इकट्ठा करके किया गया था, ठीक है। जो उत्खनन स्थल पर जाकर के अपनी आवश्यकता की सामग्री, यानी जो सैंपल होते हैं उनको कलेक्शन करते हैं, उनको संकलन करते हैं और प्रयोगशालाओं में उनको ले जाते हैं, विभाग में ले जाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। और इनमें पुरातत्विक रसायन भी, मतलब इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, इसमें पुरातत्व के जो जानकार होते हैं, पुरातत्वविद, रसायनविद, पुरातात्विक मतलब कि नितत्वविद, भूवैज्ञानिक, पुराजीव विज्ञानविद, ठीक है। इसके अलावा पुरावन वनस्पतिविद, पुरापुष्प परागविद, यानी एक प्रकार से हर एक क्षेत्र के प्राचीन पर्यावरण विशेषज्ञ, ठीक है। तो ये सभी शामिल होते हैं जो भी अलग अलग क्षेत्रों के माहिर होते हैं, धुरंधर होते हैं, उनको एक प्रकार से इकट्ठा करके और इनके सर्वे में एक प्रकार से दल के रूप में काम करते हैं सब, ठीक है। तो यही होते हैं उत्खनन दल। ऑप्शन नंबर इसका मतलब ये सब पूरा क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, उत्खनन के आवश्यक साज सामान पर विवरण दीजिए। यानी जब भी हम उत्खनन के लिए जाते हैं कहीं पर तो एक प्रकार से हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए इन तमाम चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि पहली चीज़ दिक् सूचक, यानी कि जो एक प्रकार से प्रिस्मेटिक कंपास होता है, यानी जो दिशा निर्देशन या दिशा बताने वाला जो यंत्र होता है, इसका प्रयोग हमको पड़ता है। फीते लगते हैं, टैप्स, यानी जिनको एक प्रकार से आप फीते से नापते हैं, पूरा घेराव करते हैं पूरा एरिया, ठीक है, कहाँ कहाँ पर कितना कैसे खुदाई होनी है, सारी चीज़ें। समतल मेज का प्रयोग इसमें होता है, प्लेन टेबल का प्रयोग होता है, ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग होता है जिस पर एक ड्राफ्ट वगैरह बनाए जाते हैं चीज़ों की, एक ड्राइंग पेपर होता है जिस पर बनाते हैं, ग्राफ पेपर होता है, ड्राइंग बॉक्स होता है, इसके अलावा मतलब कि डिक्शन बॉक्स होते हैं, पेन होता है, एक रबड़ होता है, पेंसिल होता है, साहुल होता है, ठीक है। साहुल जानते हैं, साहुल सूत जो इसे एक जैसे कि ऊपर से नीचे तक एकदम सीधा सीधा खुदाई हुई कि नहीं, दीवार सीधी करने के लिए, जंगला लगाने के लिए घर में जो साहुल सूत का प्रयोग होता है। तो सूत माने वही डोरी, तो डोरी, साहुल, सूत, यही सब होता है। लट्टू की भांति होता है, डोरी उसमें बांधी रहती है, नीचे लटका देते तो एकदम डोरी सीधी होती, तो ऊंचाई से नीचाई में एकदम से सीधी आती है। तो उसी को नापने के लिए डोरियाँ होती हैं, ठीक है, कीलें होती हैं, साइट नोटबुक होती हैं जिस पर चीज़ें लिखी जाती रहती हैं, फोटोग्राफी स्केल होता है, ठीक है। इसके अलावा स्याही होती है, काला और सफ़ेद पेंट रखा जाता है, कपड़े की थैलियाँ होती तमाम, विभिन्न आकार के लिफाफे होते हैं जिन पर अलग अलग सामान रखे जाते हैं, खूंटे और छोटी और बड़ी गैंतियाँ होती हैं, बेलचे हैं, फावड़े हैं, चाकू, टोकरियाँ, तगड़ियाँ, कंचियाँ, तमाम चीज़ें, मतलब कन्नी मतलब कि जो आप समझते हैं उठाने वाला, ठीक है। तो तमाम प्रकार के यंत्र होते हैं, पाटा, पटरा, सब इसमें एक प्रकार से उत्खनन हेतु उपयोग में सामग्री होती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी पुरातत्व के जब लोग जाते हैं तो ये सभी सामान के साथ जाते हैं और खुदाई करते हैं और फिर उसके बारे में पता लगाते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता की अन्य वस्तुओं को मंगवाना पड़ता है समय समय पर, जिससे उत्खनन सुचारू रूप से चल सके। तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आवश्यक उत्खनन के आवश्यक साथ सामान कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करिए। प्रश्न परीक्षण खात, यानी कि ट्रायल जो टेंचिंग है किसे कहते हैं, परीक्षण खात क्या है। देखिए पुरातत्ववेत्ताओं का मंतव्य यह है कि किसी भी क्षेत्र में सर्वप्रथम उत्खनन से पूर्व लगभग संख्या में 6 वर्ग अथवा उससे अधिक क्षेत्र में उत्खनन कराया जा सकता है। उससे प्राप्त सूत्रों के आधार पर पूरे क्षेत्र में उत्खनन होता है, यानी एक प्रकार से पहले 6 जगहों पर ट्रायल के रूप में खुदाई करवाई जाएगी, फिर उसके बाद में फिर वहाँ पर जब कुछ चीज़ें मिलेगी, आशंका होगी, उसके बाद में फिर वहाँ पर पूरा काम खुदाई का चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। चूँकि यह क्षेत्र परीक्षण के लिए होता है इसलिए इसे परीक्षण परिखात कहते हैं, ठीक है।
नाम से जाना जाता है। इसके उपयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर कोई अवशेष है या नहीं है, जो कि जब ये परीक्षण हो जाता है तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर कोई अवशेष है पुरातत्व का कि नहीं है। अगर है तो खुदाई होती, नहीं है तो लौट जाते हैं। इस विधि से उत्खनन करने पर सभ्यता के नष्ट होने का भय कभी नहीं रहता है, क्योंकि एक प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार से पहले पूरी जानकारी लेनी पड़ती कि है कि नहीं है। अगर है तब वहाँ पर दिक्कत, खुदाई होगी, नहीं है तो फिर चले जाते, तो इससे नुकसान कम होता है। जब अधिक गहराई में उत्खनन कार्य करना होता है तो ऐसे स्थलों का उत्खनन कार्य दुर्लभ हो जाता है। इससे केवल सीमित क्षेत्र तथा बहुत कम गहराई तक ही सभ्यता का पता लगाया जा सकता है। उपलब्ध अवशेषों का उल्लेख करने में भी कठिनाई इसमें होती है कभी कभी। सर्वप्रथम इस विधि का उपयोग मैडम कैंसिल ने किया था। हीलर कहते हैं कि बहुत आवश्यक होने पर ही इस उत्खनन का प्रयोग में लाना चाहिए। इस उत्खनन का अधिक उपयोग तब होगा जबकि सर्वप्रथम इस विधि के द्वारा उत्खनन करके यह पता लगा ले कि वहाँ पर कोई अवशेष है कि नहीं, तभी इस प्रकार की खुदाई करें, अन्यथा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न आ चुका, सैंधवों की मूर्ति कला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो सैंधव सभ्यता की मूर्ति कला थी, सिंधु घाटी सभ्यता से जो मूर्तियां मिली हैं, उन मूर्तियों को एक प्रकार से उनका विश्लेषण करने के बाद में एक प्रकार से क्या कह सकते हैं। देखिए, खुदाई में बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त मूर्तियों एवं मोहरों से यही सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी के निवासी कला और सौंदर्य प्रेमी थे। कला के कुछ क्षेत्रों में यहाँ के कलाकारों की सफलता आश्चर्यजनक है। विशेषता मूर्ति कला के कलाकारों का कौशल सराहनीय है। मोहनजोदड़ो में मिट्टी की बनी हुई नर्तिकाओं की अनेक मूर्तियां मिली हैं, पर कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। अपनी सजीवता और भाव भंगिमा की दृष्टि से यह मूर्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति नृत्य मुद्रा में मिली है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नाचने की मुद्रा में खड़ी हुई यह नर्तकी अपनी सजीव मुद्रा के समान कटी प्रदेश पर हाथ रख करके पाद प्रक्षेप करने को उद्यत दिखाई जा रही। पाद प्रक्षेप मतलब एक प्रकार से जैसे होता नहीं कि ऐसे, जब आप देखते हैं कि ये शुद्ध हिंदी का शब्द है, आपको समझ में नहीं आया होगा। नर्तकी की मुद्रा मतलब ऐसे देखिए, जब कभी ये मेरा हाथ आपको नहीं दिख रहा है, जैसे कभी कभी आप देखते हैं जब कोई ज्वेलरी का एक प्रकार से प्रमोशन करना होता है या एक प्रकार से उसका, तो आप देखते हैं जो आजकल क्या बोलते हैं, मॉडल्स, जिनको आप बोलते हैं मॉडलिंग करती हैं लड़कियां। तो मॉडलिंग करने वाली लड़कियां कैसी होती हैं, ऐसे ऐसे चल के आती हैं, फिर उसके बाद में फिर ऐसे करके ऐसे खड़ी हो जाती हैं, ये ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वो मूर्ति कैसी है, ये ऐसे करके यहाँ पर मतलब कटी मतलब ये होता है, कटिबंध मतलब ये एक प्रकार से कमर का एरिया, तो यहाँ पर ऐसे हाथ रख करके, ठीक है, और कुछ इस तरीके से ऐसे करके मतलब कि इस मुद्रा में, और थोड़ा सा ऐसे बैक साइड पीछे करके इस तरीके से खड़ी होती हैं, तो नर्तकी मुद्रा वो देखिएगा, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव करके ऐसे करके, तो ये एक प्रकार से जो मुद्रा है, इसी मुद्रा को शुद्ध हिंदी में लिखा गया है। नाचने की मुद्रा में खड़ी हुई यह नर्तकी अपनी सजीव मुद्रा के साथ कटी प्रदेश पर हाथ रख करके, यानी कि ये ठीक है, पाद प्रक्षेप करने को उद्वत दिखाई दे रही है, यानी कि एक प्रकार से अपने मतलब कि जो नर्तकी मुद्रा है उसको दिखाने का प्रयास, ठीक है। यह मूर्ति यहाँ की कला का जीवंत उदाहरण है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में प्राप्त ध्यानस्थ योगी की मूर्ति मिली है। यहाँ की मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भग्न अवशेष की भी इस बात को सिद्ध करते हैं कि यहाँ भवन निर्माण कला समुचित विकास हुआ था। भवन निर्माण कला मूर्ति कला के हिसाब से अगर आप देखें तो एक प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बिल्कुल बहुत ही सजीव थे, बहुत ही एक प्रकार से जानकार थे। यहाँ के भवनों में बाहरी तड़क भड़क का अभाव है, पर इनके आरामदेह यानी जो घर में जो बेडरूम वगैरह होते थे बड़े बढ़िया बनते थे। आकर्षक और मजबूत होने में कोई संदेह नहीं है। खुदाई में उत्कीर्ण रेखा मूर्तियों के सुंदर और उत्कृष्ट नमूने भी प्राप्त हुए यहाँ से। मिट्टी, पत्थर और धातुओं की बनी हुई मूर्तियां यहाँ के कलाकारों की सफलता और दक्षता के जीते जाते उदाहरण हैं। यानी कुल मिलाकर के जो मूर्तियां मिली सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल उच्च कोटि की हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई इफ बट नहीं है। इनकी मूर्ति कला तथा वास्तुकला को हम उपयोगिता एवं यथार्थवादी कह सकते हैं। इनके चित्रों में उत्कीर्ण रेखा चित्रों में रंग का भी प्रयोग होता था। खुदाई में मोर, मछली, पशु, कछुए आदि के सुंदर चित्र प्राप्त हुए हैं। यानी कि एक प्रकार से मोर, मछली, पशु, कछुए इन सभी के चित्र भी आप देखते हैं चित्रकारियों में चीज़ों पर मिले हुए हैं। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत आगे थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखें। दीर्घ उत्तरीय में आ सकते हैं सब प्रश्न। सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के अंतर्गत भोजन, वस्त्र और श्रृंगार का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए, अथवा हड़प्पा वासियों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। देखिए, सामाजिक जीवन की अगर बात की जाए
तो खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर लिखेंगे कि खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर भोजन। हेडिंग क्या डालेंगे कि हड़प्पा वासियों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश या सामाजिक जीवन, ऐसे हेडिंग डालेंगे। ठीक है, तो वहाँ से जो भोजन, वस्त्र, उनका आमोद प्रमोद, ठीक है, श्रृंगारिक प्रसाधन के विषय में बिल्कुल अनुमान लगाया जा सकता है। चूँकि एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं, चूँकि जो भी मिला चीज़ें। भोजन में अन्न, फल, मांस, अंडे, मछली, दूध, ये सब एक प्रकार से ये लोग खाया पिया करते थे। तो भोजन ये हो गया। संभवतः भोजन के लिए ये लोग गाय, सुअर, भेड़, मुर्गे और कछुए के मांस का भी प्रयोग किया करते थे। कुछ लोग मछली का प्रयोग भोजन में बहुत बड़े पैमाने पर लोग करते थे। मछली यानी खाने का प्रधान सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी करते थे। गेहूं, जौ और खजूर उनके भोजन में प्रमुख स्थान रखते थे, यानी खजूर, गेहूं, जौ ये सब भी खाते थे। नारियल, तरबूज, अनार, नींबू आदि फलों का प्रयोग भी भोजन में करते थे। विविध प्रकार के बर्तनों से यह सिद्ध होता है कि वे तरह तरह के खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों का उपयोग किया करते थे। अलग अलग बर्तनों से यह पता चलता है। ठीक है, इस तरीके से खाने पाने में भी कोई कमी नहीं थी इनके। अब पहनावा ओढ़ावा देखें, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग यहाँ पर हुआ करता था। एक तो सूती वस्त्र, दूसरे ऊनी वस्त्र, दोनों प्रकार के वस्त्र प्रयोग करते थे। खुदाई में प्राप्त मूर्तियों से यह सिद्ध होता है कि उनकी पोशाक सादी थी। स्त्रियों और पुरुषों के पहनावे में विशेष अंतर नहीं था। ऊपर के वस्त्र में साल, चादर कंधे से लटकती थी। नीचे धोती या साड़ी का प्रयोग होता था। चादर इस प्रकार से ओढ़ी जाती थी कि दाहिना हाथ काम के लिए स्वतंत्र रहता था। दाहिना हाथ खुला रहेगा, बाकी एक हाथ, बायां हाथ ढका रहेगा। ठीक है, जैसे ठाकुर को देखे होंगे गब्बर वाली मूवी में। ठीक है, ठाकुर का हाथ एक दिखा रहता है, एक हाथ उनका कटा रहता है, एक साल बढ़े रहते हैं। तो इस प्रकार से उड़ने का प्रावधान। स्त्रियां सिर पर एक विशेष प्रकार का परिधान मतलब कि एक कपड़ा धारण करती थी, जो पंखे की भांति पीछे की ओर उड़ा रहता था। पुरुष दाढ़ी और मूछ रखा करते थे, जैसे आजकल लड़के रखते हैं, जैसे हम रखे हुए हैं। तो पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्रियां कई प्रकार के केश विन्यास से बालों को संवारती सजाती थी, यानी कि केश विन्यास मतलब होता है हेयर स्टाइल उनकी लगातार बदलती रहती थी। स्त्रियों के जो बाल होते थे उसको जैसे आजकल बाल सीधा टेढ़ा करवाना होता है, उस समय भी कुछ ऐसा रहा होगा, यानी कि उसको अलग अलग तरीके से अपना संवारती सजाती थी। श्रृंगार के लिए स्त्रियां पुरुष दोनों ही दर्पण, यानी स्त्री भी और पुरुष भी दोनों शीशा देखते थे, खूब निहार निहार करके अपने आप को। कंघी से बाल बढ़िया झाड़ते थे। ठीक है, काजल लगाते थे, सुरमा लगाते थे। ठीक है, काजल और सुरमे का प्रयोग क्या करते थे, तो बढ़िया बढ़िया तीखा काजल, जो यहाँ तक लगता है आजकल तो लकमी के काजल लग रहे हैं। आँखों में काजल नहीं, आँखों के ऊपर काजल आज लगाए जा रहे हैं। तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता में आँखों के अंदर लगाया जा रहा था, आजकल अखियाँ के ऊपर एक कजलवाया यहाँ तक आता है। ठीक है, कई कई बच्चियों का देखो। तो खुदाई में कई ऐसे उपकरण मिले हैं, जैसे कि काजल और सुरमा लगाने की जो सलाकाएँ, यानी जिसमें काजल और सुरमा रखा जाता था, या जो एक प्रकार से जैसे ऐसे होता था, ये ऐसे डंडी टाइप का, तो उससे एक प्रकार से ऐसे ऐसे करके काजल लगाया जाता था। तो वो एक सलाकाएँ जो मिली हैं वो प्राप्त हुई हैं। धातु पर चमकती हुई पालिश के प्रयोग से दर्पण बनाए जाते थे, यानी एक प्रकार चांदी का पालिश जो आजकल होता है। दर्पण दर्पण जो होता शीशा या मिरर के पीछे किसकी पॉलिश होती है, धातु की पॉलिश होती, तभी आपको एक प्रकार अपना चेहरा दिखता, नहीं तो आर पार दिखने लगे। ठीक है, तो जब उस पर चांदी की पॉलिश या किसी की पॉलिश कर देते तो एक प्रकार से शीशा दिखने लगता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, सभी लोग देखिएगा भैया। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है, गैरिक पात्र परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। गैरिक पात्र क्या है? गैरिक पात्र परंपरा, देखिए इस प्रकार के पात्र माने बर्तन, खंड गहरे लाल नारंगी रंग के होते थे, यानी कि गहरे नारंगी रंग के जो बर्तन होते थे वही गैरिक पात्र होते थे। ये बहुत ही जर्जर दशाओं में प्राप्त हुए। जर्जर मतलब कि बहुत ही खराब दशाओं में, या एक प्रकार से इनकी स्थिति जो है बहुत ही डाउन है। यहाँ तक कि हाथ लगाते ही इनका रंग अंगुलियों में लग जाता है, ऐसी स्थिति में प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के पात्र प्रायः गंगा की घाटी से प्राप्त हुए, गंगा नदी के जो किनारे के एरिया वहाँ से मिले हैं। डॉक्टर लाल ने इनको गैरिक मृदभांड कहा। मृदभांड माने मिट्टी के बर्तन, गैरिक माने कि एक प्रकार से लाल और नारंगी रंग का मिला जुला एक प्रकार से रंग। इस प्रकार के पात्र खंडों का विस्तार पंजाब के एरिया में, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक था, यानी यहाँ तक ये बर्तन मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इनका विस्तार सहारनपुर जिले में हरिद्वार के पास जो है बहदराबाद से लेकर के लगभग 300 किलोमीटर था। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के भरतपुर के जो है कतपलाव तथा बरेली जिले के अहिछत्रा से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के पात्रों के विषय में ऐसी धारणा है कि ये बर्तन भली भांति एवं ठीक से पके हुए नहीं थे और अंगुलियों की रगड़ मात्र से ही चूर चूर होने लगते थे, यानी कि एक प्रकार से इनको पकाए मतलब ये एक मतलब कि कम समय के लिए बर्तन, या एक प्रकार से उतने पकाए नहीं गए जितने एक प्रकार से होने चाहिए।
इन बर्तनों का लाल रंग इस बात का प्रतीक है कि ये बर्तन काफ़ी उच्च तापक्रम पे पकाए गए हैं। ऐसे पात्रों की काफ़ी समय तक पानी में डूबे रहने की संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। इनका समय लगभग 1200 ईसा पूर्व रहा होगा, उस समय बर्तन बने होंगे। ये सब बर्तन एक प्रकार से मिले हुए हैं। आप जब एक प्रकार से जाएंगे अलग अलग स्थानों पर, जैसे बीएचयू में अगर आप कहीं जाएँ तो बीएचयू में एक प्रकार से आपको मूर्तियाँ और तमाम प्रकार के वस्त्र ये सब मिलेंगे, प्राचीन काल के हैं, वो सब आपको दिखेंगे। आप रामनगर किले में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है प्राचीन काल के अभी हाल ही फिलहाल में चीज़ राजा के वहाँ के रामनगर के किले में जाएंगे तो घूमेंगे तो वहाँ पर राजा का वस्त्र वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, म्यूजियम टाइप का बना है। तो उसमें भी बीएचयू में म्यूजियम बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे भारत कला संकाय है, ठीक है, उसमें आप दृश्य कला संकाय कुछ ऐसे करके है, तो उसमें जाएंगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं तो गया हूँ, मैंने पूरा एक प्रकार से जाकर के एक एक चीज़ों को बड़ी और तमाम लिपियाँ भी मिली, जैसे कि भारतेंदु जी ने जो चीज़ें लिखी थी, पांडुलिपियाँ, भारतेंदु जी ने का जो लेख है, बहुत सारा लेख मिलेगा आपको। द्विवेदी जी ने क्या लिखा, रामचंद्र शुक्ल का मतलब जो हस्तलिपि थी जो उन्होंने लोगों ने लिखी, आप मतलब कि बहुत पुराने चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर आपको, ठीक है। तो जो व्यक्ति एक प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको जाना चाहिए, बीएचयू घूमना चाहिए। अंदर जाकर के 30-40 रुपये टिकट लगता होगा, अंदर जाकर के आप देखें सुने इसको टहले चले। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड, इन मृदभांडों का संबंध लौह युग से था, यानी लोहा के युग से। इनका रंग सामान्यतः चमकदार गहरा काला होता था, इसी वजह से इनको कृष्ण मार्जित मृदभांड कहते हैं। मृदभांड में मिट्टी का बर्तन, कृष्ण माने करिया और मार्जित मतलब कि करिया रंग से रंगा हुआ। तो अच्छे कोटि के भांडों पर सुनहरी झलक दिखाई देती है। इनके निर्माण के लिए अत्यंत महीन मिट्टी का प्रयोग काम में लाया जाता था। इस प्रकार के भांड यानी बर्तन प्रायः गंगा की घाटी के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इन्हें उत्तरी नाम से संबोधित किया गया है। ऐसे पात्र भली भांत प्रकार से तैयार किए गए होंगे। अच्छी प्रकार से इनका गुथाव हुआ है, मर्दित मिट्टी से किया गया। मर्दित मतलब कि एकदम से मिट्टी को बढ़िया से पीटा गया है, एकदम महीन से चाल वाल करके चलनी से तब बनाया गया है। ये पात्र तेज गति, जैसे आपने कभी घरौंदा बनाया होगा दीपावली के समय में तो आपको पता होगा कि किस तरीके, तो वही मर्दित मिट्टी एकदम से बढ़िया पिसान बना लो उसको, आटा गूथा देखे हैं तो ठीक उसी तरीके से। ये पात्र तेज गति से चलने वाले चाक पर निर्मित प्रतीत होते हैं, यानी कि जो चाक होता है, जो कुम्हार का चाक, एक दिन मैंने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो डाली थी, चाक की कुम्हार एक बना रहा था तो हमारे इधर, तो हमने उसकी वीडियो डाली थी यूट्यूब पर अपनी, मतलब कि उस पर इंस्टाग्राम पर। तो जो व्यक्ति इंस्टाग्राम पर को नहीं फॉलो किए हमारे फॉलो कर सकते हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से इंस्टाग्राम हमारा है, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट नाम से आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा। चले, ये पात्र अत्यंत पतले और हल्के मिलते हैं, तो चाक होता था तो उसी चाक पर लोग बनाते हैं मिट्टी, ठीक है। बर्तनों की मोटाई के आधार पर इन्हें मोटा, मध्यम और पतला 3 वर्गों में बांटा जाता था। बर्तन अत्यंत ऊंचे तापक्रम वाले आवों में पकाए जाते थे, इसलिए इनमें धातु के बने हुए बर्तनों की तरह सफाई और खनक भी मिलती है। इस प्रकार के भांड अत्यंत समान ढंग के मतलब कि मिलते हैं। अंदर की ओर मुड़े हुए सीधे किनारे वाली थालियाँ, ठीक है, सीधे और उन्नतोदर ढक्कन, सुस्पष्ट एक प्रकार से कोख वाली हंडियाँ मिली हैं यहाँ से। छोटे आकार के कलश, प्रमुख पात्र मिले हैं, जैसे आजकल कुम्हार वगैरह बनाते हैं दीपावली साइड में, तो ठीक उसी प्रकार से चीज़ें मिले, लेकिन उनका रंग थोड़ा काला हुआ करता था। डॉक्टर बीबी लाल कहते हैं कि उत्तर पश्चिम में तक्षशिला से लेकर के पूर्व में बनगांव एवं ताम्लुक तथा दक्षिण में अमरावती तक ये पात्र प्राप्त होते हैं। व्हीलर कहते हैं कि NBB पात्र परंपरा के प्रचलन का काल 5वीं से 2री शताब्दी के बीच में माना जा सकता है। रेडियो कार्बन पद्धति के हिसाब से देखें तो उसके अनुसार अगर देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक यह पात्र परंपरा अस्तित्व में आ चुकी रही होगी। तो ये थी एक प्रकार से कृष्ण मार्जित मृदभांड परंपरा के बर्तन, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो एक प्रकार से प्रश्न आ चुका भैया आपका। अगला प्रश्न है, पुरातत्व और मृदभांड का आपसी संबंध क्या स्पष्ट करें। पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजी और मृदभांड, ठीक है, इसका क्या संबंध है। पुरातत्व तथा मृदभांड का आपसी संबंध, देखिए पुरातत्व मृदभांड प्रयोगशाला के रूप में देखी जाती है। इसका पुरातत्व में विशेष स्थान है। इसके लिए रूप बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखे जाते हैं, ठीक है। तो निम्न रूप से बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखे जाते हैं। इनके जो एक प्रकार से आपसी संबंध रहे उनको, पहला संबंध इसका यही रहा है, चित्रित भूरे रंग के मृदभांड मिले हैं। ऐसे रंग जो चित्रित हैं जिन पर चित्रकारी है भूरे रंग के हैं और मृदभांड है। चित्रित भूरे रंग के मृदभांड का संबंध कांसे के युग से बनाया जाता था, मतलब कि कांसे युग से बनाया जाता है। इनको चाक की सहायता से तैयार, यानी चाक जो कुम्हार का चाक होता है उसी से तैयार किया जाता है। इस प्रकार के पात्र हाथ की चाक से बने हुए मिले हैं, यानी हाथ से जो चाक घुमा करके बनाया जाता है, लेकिन ये बहुत कम संख्या में है। सीधे आकार के बर्तनों की संख्या अधिक है।
ये पात्र व्हीलर ने गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र तथा पश्चिम में बीकानेर और दक्षिण में उज्जैन का बताया है कि उज्जैन के इलाकों में या बीकानेर के इलाकों में मिलता था। इसका समय 1100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। इनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले आर्यों से बताया था कि भाई वो लोग ऐसा क्या करते थे। ये आर्य बाद में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आकर के बस जाते हैं और वहाँ पर इस तरीके से चित्रित धूसर मृदभांड या चित्रित एक प्रकार से चित्रित भूरे रंग के जो मृदभांड है उस टाइप के बर्तन बनाए जाने लगते हैं। ठीक है, दूसरा बर्तन होता है भैया आपका काले तथा लाल रंग के मृदभांड। ये सब आर्कियोलॉजी से ही पता चले, इस वजह से इसका संबंध आप देखें। ये पात्र अंदर से लाल रंग के होते हैं और इनका बाहरी भाग में नीचे के भाग का रंग लाल होता है, यानी कि बाहरी भाग मतलब कि बाहरी भाग का जो नीचे का इलाका होता है वो भी लाल होता है और अंदर का इलाका भी लाल होता है। इस प्रकार के भांड गुजरात, लोथल के रंगपुर की खुदाइयों से प्राप्त हुए हैं। मध्य भारत और पश्चिमी भारत के अनेक स्थानों से भी अनेक बर्तन मिले हैं। आर्य जाति यानी जो एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आते हैं आर्य जाति के लोग, ठीक है, उनकी एक शाखा इनका प्रयोग करती थी, मतलब आर्यों की एक शाखा इन बर्तनों का प्रयोग करती थी। काले तथा लाल रंग के जो मृदभांड होते थे। भारत में वैदिक आर्यों से बहुत पहले आई थी, वैदिक आर्यों से बहुत पहले ये परंपरा आई थी, इसलिए इसका समय ईसा पूर्व की 2000 से ईसा के जन्म के समय तक एक प्रकार से इस बर्तन के समय माने जाते हैं। तीसरा जो समय है उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड मैंने आपको बताया था। ये पात्र लौह युग से संबंधित है। इनका रंग चमकदार गहरा काला होता था। इनका जो समय काल है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व बताया गया है। उज्जैन, नागदा, महेश्वर तथा त्रिपुरा की खुदाई से उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो पुरातत्व के द्वारा ही मृदभांड मिले, इस वजह से इसका संबंध आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यही सब संबंध है। अगला चौथा जो बर्तन मिला है हमको, चौथा बर्तन मिला भैया गेरवे रंग के मृदभांड। ऐसे पात्र लाल या नारंगी रंग के होते हैं। इनको गंगा की घाटी में अनेक क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है। जब इनको हाथ की उंगलियों से छुआ जाता है तब उंगलियों में इनका रंग लग जाता है। ऐसे मृदभांड हस्तिनापुर, बिजनौर, कराजपुर और बदायूं के बिसौली में मिले हैं। इनका काल ईसा पूर्व की लगभग 200 वर्ष माना गया है। इस तरीके से ये मिले हैं गेरवे रंग के जो मृदभांड है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब मृदभांड जो मिले हैं ये खुदाई के द्वारा, उत्खनन के द्वारा ही मिले हैं। और उत्खनन के द्वारा अगर मिले हैं तो उत्खनन जो है पुरातत्व में ही होता है, तो पुरातत्व के द्वारा ही ये बर्तन का मिला है। तो इस तरीके से संबंध है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, लेखन में कागज के महत्व पर प्रकाश डालिए। लेखन में कागज का क्या महत्व, देखिए कागज। डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं कि यह एक सामान्य मत रहा है कि भारत में कागज का प्रथम प्रवेश मुसलमानों के द्वारा हुआ तथा सर्वप्रथम 105 ईस्वी में चीनियों ने इसका निर्माण किया। इस मत के विरुद्ध ग्रीक लेखक नियार्कस, जो ईसा पूर्व के 327 में सिकंदर के भारतीय अभियान में उसके साथ आया था, वो लिखता है कि भारतीय लोग कपास को कूट करके लिखने का कागज बनाते थे पहले। धारा नरेश भोज जो थे 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, उनके पत्र लेखन आदि छिटपुट संदर्भों से सिद्ध होता है कि कागज का प्रयोग पत्र लिखने के लिए किया जाता था पहले। कागज पर सबसे पुराने जो हस्तलेख मिले हैं मध्य एशिया में कासगर और कुगीर में प्राप्त हुए थे, जो ईसा की 5वीं शताब्दी की गुप्त लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। यानी चीन में तो एक प्रकार कागज का विकास हुआ जो आज का कागज है, लेकिन उससे पहले भी कागज का विकास एक प्रकार से लोग क्या करते थे। लेखन में सूती कपड़ा का प्रयोग कैसे किया जाता था भैया, तो लेखन में सूती कपड़ा का प्रयोग जो है कैसे करते थे, सूती कपड़ा का प्रयोग। डॉक्टर राजबली पांडे जो कि बढ़िया इतिहासकार हैं, कहते हैं कि सूती कपड़ा भी लेखनोपकरण के रूप में प्रयुक्त होता। लेखन उपकरण मतलब कि लेखन के लिए प्रयोग किया जाता था। अब भी विशिष्ट कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त विशिष्ट शब्द है पट, पट्टिका, कपारसिक। ये कपारसिक ये सब एक प्रकार से पट के प्राचीनतम निर्देश आंध्रकालीन नासिक अभिलेखों में प्राप्त हुए। पट माने एक प्रकार से जो लिखने का एक प्रकार से जो सूती वस्त्र का कपड़ा होता था उसी को पट कहते थे, पट्टिका कहते थे या कपारसिक पट कहते थे, ठीक है। उत्तरकालीन कुछ छंदोभय स्मृतियों भी कपड़े पर लिखने का निर्देश करते हैं। यानी जो स्मृतियां हैं उत्तर काल की या उत्तरकालीन जो मतलब कि वैदिक काल के बाद की या मतलब उत्तर काल में कपड़ा भी कागज की तरह अधिक टिकाऊ नहीं होता है, क्योंकि नमी से यह कमज़ोर होता है तथा कीड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं कपड़े को। इसलिए कपारसिक पटिया अभिलेखों के अवशेष अधिक प्राचीन नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न आ चुका भैया, चंद्रगुप्त की राजा रानी प्रकार की मुद्रा के संबंध बताइए, अथवा राजा रानी प्रकार के सिक्कों के विषय में आप क्या जानते हैं विवेचना कीजिए, अथवा चंद्रगुप्त प्रथम राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्कों की विवेचना कीजिए। ये 3-4 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय में, मतलब कि यही प्रश्न आपसे कई पूछे जा सकते हैं। आसानी से आप लिख पाएंगे, समझ पाएंगे जब आप इन चीज़ों को पढ़े रहेंगे, पहले से देखे रहेंगे। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। देखिए, राजा रानी प्रकार की मुद्रा के संबंध गुप्त मुद्राओं के समयक अनुशीलन से प्रकट होता है कि गुप्त राजवंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम सोने की मुद्रा को प्रचलित कराया होगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश के प्रथम शासक है जिन्होंने सोने की मुद्रा, सोने के सिक्के चलवाए, इतिहास में ही मान सकते हैं। इस मुद्रा के पृष्ठभाग पर सिंहवाहिनी देवी यानी कि दुर्गा जी की आकृति है, अंकित है, जो पहला भाग है, और लिच्छावयः लेख खुदा हुआ है। इससे प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित लिच्छवी तथा गुप्त नरेश की जो वैवाहिक संबंध है उसकी वार्ता पुष्ट होती है। लिच्छवियों की एक प्रकार से जो कन्याएं थीं उनका विवाह एक प्रकार से गुप्त नरेश के साथ हुआ था, ऐसा इसमें भी एक प्रकार से मेंशन, इसीलिए इसको राजा रानी प्रकार के सिक्के कहते हैं। पिछले कुषाण मुद्राओं के अनुकरण पर गुप्तों की स्वर्ण मुद्रा का आरंभ हुआ था, यानी कि कुषाण जो जैसे सिक्के चलाते थे उसी टाइप के सिक्के थे, लेकिन सोने के सिक्के लोग चलाते थे। समुद्रगुप्त का दंडकारी सिक्का पिछले कुषाण सिक्कों का 100% एकदम से कॉपी था, अनुकरण था। राजा की आकृति तथा गुप्त लिपि में मुद्रा लेख समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अग्रभाग में समानता है। पृष्ठभाग पर पराक्रम लेख के सिवाय सभी प्रकार के जो मोटिव्स हैं मिलते हैं। इस प्रकार मतलब इस कारण समानता के आधार पर एलन महोदय ने कहा कि राजा रानी प्रकार की स्वर्ण मुद्रा के निर्माण का श्रेय समुद्रगुप्त को दिया जाता है। बेसिकली इस चंद्रगुप्त के समय में शुरू जरूर हुआ, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम समुद्रगुप्त ने किया। उनके अनुसार चंद्रगुप्त तथा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह जो संपन्न हुआ था, कुमार देवी लिच्छवियों की राजकुमारी थी, कुमार देवी और चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा रानी प्रकार के सिक्कों को चलाया। उसके वैवाहिक मुद्रा के संबंधों की स्मृति में समुद्रगुप्त के द्वारा यह सिक्का जारी किया गया था, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाएगा इसको। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, बिम कडफिसस के सिक्कों पर धार्मिक अंकन का उल्लेख कीजिए। बिम कडफिसस एक शासक था। देखिए, बिम कडफिसस ने सोने के सिक्कों का प्रचलन किया। सोने के अलावा उसने तांबे के सिक्के भी चलाए। बिम कडफिसस स्वयं भगवान शिव का परम भक्त था, भगवान शंकर को बहुत मानता था। उसने सर्व लोकेश्वर और महादेव जैसी उपाधियां भी धारण करी थी अपने आप को। उसके सिक्कों पर शिव भगवान अपने वाहन नंदी के साथ खड़े हुए दिखाई गए हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाईं भुजा के ऊपर व्याघ्र चर्म है, यानी कि बाघ का जो चमड़ा है वो। शिव प्रभा मंडल से युक्त है, यानी भगवान शंकर के पीछे जो है प्रभा मंडल है। प्रभा मंडल मतलब कि एक प्रकार जैसे भगवान, फोटो आप देखेंगे वीडियो में कभी कभी, तो पीछे एक चक्र टाइप का घूमता रहता है सर के, तो इसी को प्रभा मंडल या आभा मंडल कहते हैं, तो वो भी है। कहीं शिव अपने मतलब भगवान शिव अपने हाथों में त्रिशूल और कहीं पर घट लेकर के यानी घड़ा लेकर के खड़े हुए हैं। कुछ सिक्कों में शिव के साथ नंदी हैं अथवा कुछ सिक्कों में नहीं भी हैं। उसके कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग यानी पहले भाग पर परशु, त्रिशूल और मुगदर बने हुए हैं, यानी परशु, त्रिशूल और मुगदर। ठीक है, ये सब अस्त्र शस्त्र होते थे भगवान शंकर के। इन सबको देखने से प्रतीत होता है कि बिम कडफिसस के सिक्कों पर धार्मिक अंकन एक प्रकार से विद्यमान था और भगवान शिव की झलक एक प्रकार से दिखती थी। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है, समुद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्कों का वर्णन कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, समुद्रगुप्त की विविध प्रकार की मुद्राएं उसके जीवन और कार्यों का सुंदर प्रकाश डालती हैं। चूंकि इसने बहुत सिक्के चलवाए थे और अपने सिक्कों में अपने एक प्रकार से उपलब्धियों का मेंशन भी आपको इसको मिलेगा। उसकी कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं पुरातत्व के माध्यम से, जो एक प्रकार से निम्नलिखित है। कई प्रकार के सिक्के इसने चलवाए थे। जैसे पहला सिक्का था भैया, इसका मैंने शुरुआत में आपको बताया था छोटे प्रश्न के माध्यम से, लेकिन इसको दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय बनाएं। देखिए, सबसे पहला है गरुड़ प्रकार का सिक्का। इसके मुख्य भाग पर अलंकृत वेशभूषा में राजा की आकृति तथा पृष्ठभाग पर सिंहासीन देवी के साथ साथ पराक्रमः जो है अंकित है। पराक्रमः लिखा हुआ है या एक प्रकार से लिच्छवयः लिखा हुआ है। ठीक है, लिच्छवयः समुद्रगुप्त मतलब कि कुमारगुप्त या सॉरी जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनके सिक्कों पर लिखा हुआ है, लेकिन पराक्रमः लिखा हुआ है इनके पृष्ठभाग पर। ठीक है, मतलब कि जो पक्ष भाग है उस पर गरुड़ प्रकार के सिक्कों में। दूसरा सिक्का है भैया धनुधारी प्रकार का सिक्का। इसके मुख्य भाग पर सम्राट धनुष बाण लिए हुए खड़े हुए हैं स्वयं समुद्रगुप्त, और पृष्ठभाग पर सिंहवाहिनी देवी जो है इनमें एक प्रकार से दिखाई गई हैं। ठीक है, तो जो है मुख्य भाग पर सम्राट धनुष लेकर के खड़े हुए हैं और पृष्ठभाग पर आप देखेंगे पीछे वाले भाग पर दुर्गा जी का फोटो है। इसके अलावा तीसरा जो है परशु प्रकार का सिक्का। मुख्य भाग पर बाएं हाथ में परशु धारण किए हुए राजा का चित्र है तथा मुद्रा लेख और पृष्ठभाग पर देवी की आकृति बनाई गई है।
तीसरा प्रकार का जो चौथा प्रकार का सिक्का अश्वमेध प्रकार का, इसके मुख भाग पर यज्ञ सुई मतलब कि यज्ञ यूप में बंधे हुए घोड़े का मतलब यज्ञ सुई में बंधे हुए जो अश्वमेध प्रकार का सिक्का होता है, तो राजसूई यज्ञ होता है या अश्वमेध यज्ञ, तो उसमें एक घोड़ा बांधा जाता है। यज्ञ सुई में बंधे हुए जो घोड़ा है उसका चित्र है और मुद्रा लेख पृष्ठभाग पर राज महिषी की आकृति है। राज महिषी मतलब कि जो राजा की एक प्रकार से जो कुलदेवी होती है उनके। व्याघ्र हनन प्रकार, इसके मुख्य भाग पर धनुष बाण से व्याघ्र का आखेट करते हुए राजा का चित्र बनाया गया, यानी कि बाघ का शिकार करते हुए राजा के चित्र पहले भाग पर बना हुआ है। और इसके पृष्ठ भाग पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति, मकर वाहिनी मकरे पर कि मगरमच्छ पर बैठी हुई माता गंगा की फोटो इस पर दिखाई गई है। ठीक है। और अगला था बीड़ा वादन प्रकार का सिक्का, तो बीड़ा यानी पांचवा ये था, छठा ये था बीड़ा वादन प्रकार। तो इसके मुख्य भाग पर बीड़ा बजाते हुए राजा की आकृति दिखाई गई है। और मुद्रा लेख और पृष्ठ भाग पर हाथ में कार्न कोपिया लिए हुए लक्ष्मी देवी की आकृति यहाँ पर आपको दिखेगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये समुद्रगुप्त के प्रकार, समुद्रगुप्त के सिक्के थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है। आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, चंद्रगुप्त द्वितीय की चांदी की मुद्राएं कैसी थी अथवा गुप्त राजाओं के द्वारा निर्गत रजत सिक्का, रजत माने चांदी, सिक्कों पर एक लेख लिखिए। देखिए प्रश्न आ सकता है लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में। चंद्रगुप्त द्वितीय की चांदी की मुद्राएं बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त हुई हैं। वास्तव में चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसने गुप्त मुद्रा में चांदी की मुद्राओं का श्रीगणेश सबसे पहले शुरुआत इसी ने करी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने की सिक्के की शुरुआत करी थी, समुद्रगुप्त ने उसको और आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय जो आता है इसने एक प्रकार से चांदी की मुद्राओं का प्रयोग करना शुरू किया। इसकी चांदी की मुद्राएं क्षत्रपों के अनुकरण पर चलाई गई थी, यानी अग्रभाग पर इसके क्या होता था, अग्रभाग पर राजा का अर्धचित्र यानी आधा चित्र बना होता था। ठीक है। सर के ऊपर का ये जिस मतलब कि पासपोर्ट टाइप फोटो, जिसके गर्दन पर लंबे बाल लटक रहे हैं। और इस तरह बाह्य अंक में तिथि का अंकन, यानी पीछे भाग पर इसके तिथि मतलब कि किस समय का सिक्का है उस समय की तिथि लिखी गई थी। पृष्ठ भाग पर मध्य में पंख फैलाए गरुड़ की आकृति, दाहिने और 7 बिंदुओं का समूह, वर्तुलाकार मुद्रा लेख, 3 बजे या 9 बजे आरंभ। ठीक है। परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अथवा श्री गुप्त कुलस्य महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त विक्रमाकांश लिखा हुआ है, यानी इसकी उपाधियां जो है वो पृष्ठ भाग पर उपाधियां लिखी हैं और अग्रभाग पर इसके एक प्रकार से चित्र जो है आधा चित्र छपा हुआ है। ठीक है। कुमारगुप्त की चांदी की मुद्राएं, कुमारगुप्त प्रथम की चांदी की मुद्राएं चंद्रगुप्त द्वितीय की अपेक्षा अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। उनके कई वर्ग तथा प्रकार भी दिखाई पड़ते हैं। कुमारगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय की भांति गुजरात और काठियावाड़ में चांदी का सिक्का जारी करवाया था। कुमारगुप्त उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के, तो उसने मध्य देश के लिए एक नवीन ढंग की मुद्रा चलाई थी। ये मुद्राएं पश्चिमी तथा मध्य देशीय नाम से पुकारी जाती हैं। पश्चिमी मुद्राएं क्या हैं? पश्चिमी मुद्राओं के अग्रभाग पर राजा का आधा चित्र और ब्राह्मी लिपि में तिथि का उल्लेख किया गया है। पृष्ठभाग पर इसके पृष्ठभाग पर गरुड़ की आकृति है और वर्तुलाकार मुद्रा लेख है। परम भागवत महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्त महेंद्रादित्य लिखा हुआ है उस पर, तो महेंद्र राजा एक प्रकार से थे। इस तरीके से कुमारगुप्त पर ये चीज़ें लिखी हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न आप देखेंगे, कुषाण सिक्कों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो कुषाणों के सिक्के की विशेषताओं के अगर बारे में बात की जाए, देखिए कुषाणकालीन मुद्राएं काफ़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं जो स्वर्ण और ताम्र लिप्ति निर्मित है, यानी कि सोने से और तांबे से बनी हुई हैं। ठीक है। कुषाणकालीन सिक्कों में एक प्रकार से आप देखते हैं स्वर्ण और ताम्र निर्माण शैली की दृष्टि से कुषाणकालीन सिक्कों की कई विशेषताएं हैं। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब है। इन पर यूनानी में ही लेख अंकित है, यानी लेख जो है किसमें है, यूनानी भाषा में लिखा हुआ है इन सिक्कों पर, कुषाण सिक्कों पर। इसके अलावा सिक्कों के पृष्ठ भाग पर भारतीय, यूनानी, रोमन और ईरानी देवी देवताओं की आकृतियाँ छपी हुई हैं, यानी कि भारतीय, यूनानी देवी देवता, रोमन देवी देवता, ईरानी देवी देवता, इन सभी के चित्रकारी इस पर हुई है। इसके अलावा ईरानी वेशभूषा में कनिष्क की आकृति, लंबा कोट धारण किए हुए, कनिष्क की फोटो है, लंबा कोट धारण किए हुए, पैजामा पहने हुए, नुकीली टोपी धारण किए हुए जो है एक प्रकार से कनिष्क को दिखाया गया है इसमें। ठीक है। इसके अलावा राजा बाईं हाथ में भाला लिए हुए है इसमें सिक्कों में, और दाएं हाथ में हवन करता दिखाई पड़ता है। पांचवा विशेषता इसकी ये है कुषाणकालीन सिक्कों की कि स्वर्ण मुद्राओं के अग्रभाग में सोने की जो मुद्राएं हैं उसके आगे भाग पर ईरानी उपाधि सहित जो है साओ नाओ साओ कनिष्क उपाधि से लिखा हुआ है, सानो अंकित मिलता है। ठीक है। पृष्ठभाग पर जिस देवी देवता की आकृति है उसका नाम यूनानी में लिखा हुआ है, जैसे कि बुद्ध वाली आकृति के साथ बोडो लिखा हुआ है। ठीक है। ये सारी चीज़ें।
ताम्र मुद्राओं के अग्रभाग पर यूनानी उपाधि सहित लेख यूनानी लिपि में लिखा हुआ है, जैसे बैसिलियस, बैसोलियन, कनिष्क, ये सब लिखा हुआ है, यानी कि यूनानी टाइप में लिखा हुआ है। चूँकि कनिष्क एक प्रकार से उस समय यूनानी का प्रभाव ज़्यादा था, तो कनिष्क जो था यूनानी भाषा में एक प्रकार से उसके सिक्के जारी किए गए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, डिमिट्रियस प्रथम के सिक्कों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डिमिट्रियस प्रथम, देखिए डिमिट्रियस प्रथम की अगर बात की जाए तो इन सिक्कों के अग्रभाग में मुकुट और हाथी का सिरोवल्क पहने हुए राजा की आवक्ष आकृति है। पृष्ठभाग में स्वयं मुकुट धारण करता हुआ नग्न हेराक्लीस नाम का एक राजा जो खड़ा हुआ है, वह बाएं हाथ में सिंह चर्म यानी कि मतलब बाघ का चमड़ा और मुग्दर लिए हुए खड़ा हुआ है। उपाधि सहित राजा का नाम यूनानी अक्षरों में बेसिकियोस डिमिट्रियाउ लिखा हुआ। ये एक प्रकार से यूनानी भाषा में इसका नाम था डिमिट्रियस का। ये सब यूनानी शासक है, पर भारत में रहते थे, भारत यूनानी शासक। कुछ सिक्कों के अग्रभाग में सिरपेंचे की लता की माला धारण किए हुए दाढ़ीयुक्त हेराक्लीज की आकृति दिखाई पड़ती है। गले में सामने की ओर सिंह चर्म की गांठ है। बाएं कंधे पर मुग्दर है। मुख्य पृष्ठभाग में बाएं हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में पीठ से बंधे हुए नरकस से बाण निकलती हुई खड़ी आर्तमेज की अंकित इस पर दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से ये सिक्के थे डिमिट्रियस प्रथम के समय काल के। आगे सिक्के देखते गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्कों की अगर बात की जाए तो इसके सिक्के कैसे थे भैया? देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्कों का वर्णन कीजिए। देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुसंख्यक सिक्के पोटिन निर्मित हैं जो विभिन्न स्थलों से उपलब्ध हुए हैं। इन मुद्राओं के अग्रभाग पर हाथी की आकृति सूंड ऊपर उठाए हुए है। गौतमी पुत्र सातकर्णी में क्या है, सूंड ऊपर उठा करके हाथी जो है अग्रभाग पर सिक्कों की दिखाई गई है। इनके ऊपर मुद्रा लेख लिखा हुआ है, यानी उस पर लिखा हुआ है कुछ सिक्कों के नीचे। पृष्ठभाग पर उज्जैनी चिन्ह अंकित है। पश्चिम भारत में जो सिक्के मिले हैं उन पर अग्रभाग पर हाथी और पृष्ठभाग पर बड़ी पत्तियों वाले वृक्ष दिखाए गए हैं। लेख रंजो सिर सात कांडिस अंकित, इस पर लिखा क्या गया है, रंजो सिरी सात कणिस, ये लिखा हुआ है। दक्षिण गुजरात से मिलने वाले जो सिक्के हैं उसके अग्रभाग पर हाथी और कहीं कहीं पर सिंह और पृष्ठभाग पर उज्जैनी चिन्ह और वेदिका वृक्ष ये दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सिक्के मिले हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, हिंद यमन सिक्कों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा हिंद यमन मुद्राओं की मुख्य प्रमुख विशेषता को लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। देखिए भारतीय यूनानी को इंडो ग्रीक सिक्के भी कहते हैं। राजाओं के सिक्कों में निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। जैसे पहली विशेषता क्या है बेटा? पहली विशेषता कि भारतीय यूनानी शासकों के सिक्के गोलाकार है। दूसरी बात, अपवाद स्वरूप अपोलोडोटस और फिलोक्लीजीनस के चौकोर रजत सिक्के भी मिले हैं। रजत मुद्राएं ड्रेकम कही जाती थी, जिन्हें भारतीयों के अद्रम नाम दिया है, वहीं अब दाम कहा जाता है इसको। दूसरी बात, ताम्र निर्मित मुद्राएं समान रूप से चौकोर हैं। पेंटाक्लियोन और अगथोक्लीज ने सीसा के सिक्कों को प्रचलित करवाया था। तीसरी विशेषता ये है हिंद यमन सिक्कों में कि स्वर्ण मुद्राएं स्टेटर कहे जाते थे उस समय। भारतीयों ने इसे रोमन डेनेरियस नाम दिया इस सिक्कों को, जो गुप्त काल में दिनार कही जाते थे, उसी को एक प्रकार से रोमन डेनेरियन कहते थे। स्टेटर 130 या 132 ग्रेन की हुआ करते थे, जिसको आप सोने के सिक्के कहते थे, उसको स्टेटर कहते थे। चौथी विशेषता कि इंडो ग्रीक शासकों के सिक्कों के अग्रभाग पर यूनानी तथा पृष्ठभाग पर खारोष्ठी लिपि में जो लेख है वो लिखा गया है। इस लेख लिखा गया है, ठीक है। इस द्विलिपि की परंपरा का श्री गणेश डिमिट्रियस द्वितीय नाम के शासक ने शुरू किया था। यूनानी में बेसिलियोस, सोटेरोस, डिकाइयो, स्टेटोनोस, मेगाल्ड, ये आदि विरोध उपाधि होती, विरोध माने उपाधि, तो ये सब उपाधियाँ तथा खरोष्ठी लिपि में हरजस, तंतरस, धार्मिक, व्रतस, ये तमाम उपाधियाँ जो हैं ये लिखी गई हैं। तो यानी कि देखिए बेसिलियोस, सोटेरोस, डिकाइयो, स्ट्रेटोनोस, मेगाल्ड, ये सब उपाधियाँ एक प्रकार से किसकी यूनानी भाषा में लिखी गई हैं, यूनानी लिपि में लिखी गई हैं, ये भी उस पर मेंशन है। और इस खास साथ ही साथ खारोष्ठी लिपि में जो है हरजस, तंतरस, धार्मिक और व्रतस, ये सब उपाधियाँ राजाओं की लिखी हुई हैं, ठीक है, अंकित हैं। पांचवी विशेषता ये है यूनानी सिक्कों की, भारतीय यूनानी सिक्कों की, कि सिक्कों के आगे भाग पर प्रचलनकर्ता शासक की आवक्ष आकृति, यानी कि एक प्रकार से जिस शासक ने सिक्का चलवाया था उसका फोटो
और पृष्ठभाग पर किसी देवी देवता का अंकन किया जाता था। ठीक है, यदा कदा पवित्र चिन्ह भी कहीं कहीं पर आपको इस पृष्ठभाग पर आपको देखने को मिल जाते थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने तमाम प्रकार की चीज़ों को समझा, जाना और परखा। अगर आपको एक प्रकार से इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है जिन बच्चों को, तो PDF आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 100 रुपीज़ पे करके। सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। SMS करें 91 61 93 60 62 पर SMS करके आप PDF प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आप दोनों पेपर का PDF आप प्राप्त कर पाएंगे। सभी सब्जेक्ट का PDF मिलेगा, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट नेम, यूनिवर्सिटी नेम और अपना नाम सबको लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे कर दे होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के PDF मिले। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का एक प्रकार से आपके दोनों पेपर के PDF मिलेंगे आपको। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले होंगे। इसके अलावा आपको अगर MCQs पेपर होता तो MCQs की भी कुछ मिलेंगी चीज़ें, और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एक आध दो आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आपकी तैयारी बेहद हो जाएगी। और इसके अलावा आपका जो एक को करिकुलर पेपर होता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, उसकी भी तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इसी 100 रुपीज़ में ही। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।